अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर नंबर 3 CPC या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर या मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी। प्रीवियस लेक्चर में हम CPC या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की सेक्शन 104 पढ़ रहे थे। सेक्शन 104 ये अपील से मुतल्लिक है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर या ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज। दो सेक्शंस जो CPC की हमने पहले पढ़ी उनमें है एक सेक्शन 96 और दूसरी थी 100, जिनमें भी अपील प्रोवाइड की गई थी, अपील का राइट दिया गया था। इन दोनों सेक्शंस में ये फर्स्ट अपील है और ये सेकंड अपील है, लेकिन ये अपील हैं अगेंस्ट डिग्री, अगेंस्ट डिक्री, जबकि ये सेक्शन 104 है, ये अपील अगेंस्ट ऑर्डर। सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक कुछ अहकामात ऐसे होते हैं जिनके साथ डिक्री नहीं बनती या डिक्री जारी नहीं की जा सकती। उन अहकामात के खिलाफ भी जो रिमेडी कानून में दी गई है वो भी अपील है। चूंकि अगर सिर्फ डिक्री के खिलाफ अपील प्रोवाइड की जाती और ऑर्डर के खिलाफ ना होती, तो कुछ अहकामात या ऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जिनसे कोई शख्स अग्रीव्ड होता है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील अगर ना होती तो फिर किसी चाराजोई का राइट ना रहता। लिहाजा 104 सेक्शन रखी गई है। ये ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, ऑर्डर 35A के तहत अगर है, 35A ये था जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई शख्स फेक फ्रीविलियस किस्म की लिटिगेशन करता है, ग्राउंडलेस बेसलेस किस्म की, दूसरे आदमी को जेरबार करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको एक लिटिगेशन में डालने के लिए, उसके अखराजात करवाने के लिए, तो उसका मुकदमा ही बेबुनियाद है। तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो मुकदमा खाज करने के साथ साथ उस मुकदमा करने वाले मुद्दई या प्लेंटिफ को 25,000 तक हर्जाना डाल सकती है। 25,000। अब ये एक ऑर्डर है, इसमें डिक्री नहीं होती। जब ये ऑर्डर हुआ कि 25,000 पे हर्जाना दाखिल करे वो, तो वो उसके अगेंस्ट अपील प्रोवाइड की गई है कि वो शख्स समझता है कि नहीं मेरा केस अच्छा था, अदालत ने गलत ऑर्डर दिया, वो अंडर सेक्शन 104 अपील दायर करेगा। इसी तरह सेक्शन 95 है। 95 में ये प्रोवाइड किया गया है CPC की कि अगर 94 की प्रोसीडिंग होती है किसी शख्स के खिलाफ और उसको वो साबित नहीं कर सका, तो अदालतें 95 के तहत हर्जाना डाल सकती है ऐसे आदमी को कि जिसने एप्लीकेशन दी अदालत में कि फ़लाँ शख्स हुक्म अदालत की खिलाफ वर्जी कर रहा है, प्रोसेस ऑफ कोर्ट को डिफीट कर रहा है अपने किसी अमल से, उसने दरख्वास्त दी, अदालत ने किसी शख्स को अरेस्ट कर लिया या उसको डिटेन कर लिया और या उसको सिक्योरिटी जमा करवाने का हुक्म हुआ या उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, जो भी सूरत हुई, फिर वो प्रोसीडिंग चली। जिस शख्स ने दरख्वास्त दी थी वो अपना क्लेम साबित नहीं कर सका, तो अल्टरनेट रेमेडी दी गई है कि जिसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग हुई उसको हर्जाना दिलाया जाएगा। इस आर्डर के खिलाफ भी अंडर सेक्शन 104 अपील प्रोवाइड की गई है। इसी तरह जब हम
कोर्ट के अंदर जब भी कोई पार्टी जाती है और वो मुकदमा दायर करके तो हुक्म इम्तनाई आर्जी हासिल करती है, हुक्म इम्तनाई आर्जी, जो इंटरम रिलीफ उसको मिलता है, इंटरम इंजेक्शन। और ये अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 होगा। अदालत दूसरी पार्टी के ऑब्जेक्शन लेके समाअत करके तो वन वे और अदर ऑर्डर दे देती है, या तो उस हुक्म इम्तनाई को 1 साल के लिए उसकी रेक्टिफिकेशन तोसीक कर लेती है, या फिर उस हुक्म इम्तनाई को खारिज कर लेती है। अब दोनों सूरतों में चाहे वो हुक्म इम्तनाई खारिज हो गया या 1 साल के लिए कन्फर्म कर दिया गया, हर दो सूरत में उसके खिलाफ अपील का चाराकार मौजूद है, और वो अपील सेक्शन 104 के तहत होती है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, ये डिटेल में जब आप देखेंगे तो सेंस इसका ये है कि कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके साथ डिक्री नहीं बनती, तो उनके खिलाफ भी चाराजोई के लिए ये सेक्शन डाली गई है कि कोई आदमी अगर अपने आप को एग्रीड फील करता है तो वो चाराजोई कर सकता है अपील की सूरत में। अब हम देखेंगे कि अपीलेंट कोर्ट जो होती है उसकी पावर्स क्या क्या है, वो क्या कर सकती है। एक अदालत ने कोई जजमेंट दी, डिक्री जारी की या ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ अपील में गए, वेदर वो अपील अगेंस्ट ऑर्डर है या अपील अगेंस्ट डिग्री अंडर सेक्शन 96 एंड 100 ऑफ CPC। अपीलेंट कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उस मुकदमे को फाइनली डिटरमिन कर सकती है या उसको वापस मातहत अदालत में रिमांड कर सकती है, या उसके ऊपर इश्यूज फ्रेम करके तो वो वापस ट्रायल के लिए मातहत अदालत को भेज सकती है। अपीलेंट कोर्ट का नंबर 4 ये इख्तियार है कि वो एडिशनल एविडेंस या कोई रिक्वायर्ड एविडेंस है वो लेके मुकदमे का फैसला कर सकती है। ये हैं इख्तियार अपीलेंट कोर्ट के। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं कि व्हेन अपील लाइव टू द सुप्रीम कोर्ट, ये सेक्शन 109 है, 109। इसका मतलब है ये थर्ड अपील है, बात सूरतों में सेकंड है लेकिन ये थर्ड अपील है। इस तरह कि जब सिविल कोर्ट से कोई मुकदमा फैसल हुआ, डिक्री सादर हुई, उसके खिलाफ फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेकंड अपील हाई कोर्ट में और थर्ड अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। और तीसरी जो अपील है वो सेक्शन 109 है। और किसी जजमेंट ऑर्डर या डिग्री के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने जारी की हो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है अंडर सेक्शन 109। नेक्स्ट जो है वो रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सेक्शन 113, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट जो है जब उसको रेफरेंस भेजा जाए किसी मामले में, किसी केस में, उसकी ओपिनियन मालूम करने के लिए, तो वो इस सेक्शन 113 के तहत होता है। सेक्शन 114 है रिव्यू। रिव्यू होता है नजरसानी। ये CPC के तहत जो रिमेडी प्रोवाइड की गई है, इसमें कि किसी डिग्री या ऑर्डर के खिलाफ जो इस कानून के तहत जारी की गई हो और जिसके खिलाफ अपील की चाराजोई मौजूद ना हो। नंबर 2, ऐसा फैसला, डिग्री या हुक्म जिसके खिलाफ कोई अपील का हक ही ना दिया गया। और नंबर 3 कि किसी रेफरेंस के ऊपर जब हाई कोर्ट ने कोई फैसला हुक्म सादर किया हो। और इसी तरह
इख्तियार रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौजूद है, हाई कोर्ट के पास भी मौजूद है, लेकिन इसमें ये कुछ कंडीशन आई कि जब अपील की रेमेडी ही ना दी गई हो तब रिव्यू हो सकता है, या जब अपील की रेमेडी मौजूद ना हो, अलाउ ना हो, फिर भी हो सकता है, और या किसी रेफरेंस के ऊपर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके ऊपर भी हो सकता है। 115 है रवियन। रवियन या निगरानी। निगरानी अमूमन जो होती है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के खिलाफ होती है। कानून में ये गारंटी दी गई है कि ऑर्डर कोई हो तो वो 104 के तहत, लेकिन ये फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, और 96 और 100 के तहत फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, और 109 के तहत थर्ड अपील डिक्री के खिलाफ। बाज़ों का केस के दौरान में अदालत को दरमियाना हुक्म देती है जिससे कोई आदमी एग्रीड फील करता है, उस ऑर्डर के खिलाफ जो रिव्यू के इख्तियारात हैं इसलिए दिए गए कि बाज़ औक़ात जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं उनसे कोई पार्टी एग्रीड फील करती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का मुकदमा चल रहा है किसी कोर्ट में, अदालत उसको हुक्म देती है कि शहादत पेश करो, वो 1, 2, 3 डेट्स के ऊपर शहादत पेश करने में नाकाम रहता है, बावजूद किसी भी वजह से हो सकता है, अदालत उसकी शहादत बंद कर देती है, हुक्म जारी करेगी कि शहादत मुद्दई बंद की जाती है आइंदा बगैर बयान मुद्दई। अब यह हुक्म ऐसा है कि इससे मुद्दई एग्रीव्ड होता है, मुतासर होता है, चूँकि वो एविडेंस पेश नहीं करेगा तो वो अपने मुकदमा को साबित ही नहीं कर सकता, लिहाजा जब वो एविडेंस नहीं होगी तो उसका मुकदमा खारिज हो जाएगा। ऐसी सूरत में वो मुतासर होता है, वो बाला अदालत में उस आर्डर के ख़िलाफ़ चाराजोई कर सकता है। उस चाराजोई को निगरानी का नाम दिया गया है। ये सेक्शन 1015 रिवीजनल पावर देती है हाई कोर्ट को भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कि वो अपने मातहत अदालतों के कोई अहकामात के जिनमें जो उसने अपने जुरिस्डिक्शन जो एक्सरसाइज की है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, या कानून के मुताबिक उसके पास जो राइट, उसके पास जो इख्तियार था उसको इस्तेमाल करने में नाकाम रही है, या उसके पास जो इख्तियारात थे उनको इल्लीगली यूज़ किया है, तो ऐसी सूरत में वो हाई कोर्ट जो है वो इसको निगरानी में, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने मातहत अदालत के तमाम दरमियाने अहकामात को निगरानी में सेट असाइड कर सकता है। नेक्स्ट जो इस सीपीसी के सेक्शंस हैं इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें और भी सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से इम्पॉर्टेंट होंगी वो है सेक्शन 147, बल्कि 148 से शुरू करते हैं। 148 है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। बाज़-औक़ात अदालत किसी खास काम के लिए फरीक़ैन में से किसी को कोई हुक्म देती है और उस दिए गए वक्त में, तयशुदा वक्त में वो फरीक वो काम करने में नाकाम रहता है, तो ऐसी सूरत में उसके पास ये दादरसी मौजूद है कि वो अदालत को एप्लीकेशन दे फॉर इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, वक्त बढ़ाने की, कि मैं बाई सो रीजंस ये काम करने में नाकाम रहा, लिहाजा मुझे टाइम दिया जाए। अदालत इस सेक्शन के तहत टाइम को बढ़ा सकती है। मसलन अगर अदालत हुक्म देती
मुद्दई को कि वो विद इन 7 डेज फ्रिस्क गवाहान दाखिल करे। मुद्दई को विद इन 7 डेज फ्रिस्क गवाहान दाखिल करने में नाकाम रहता है तो फिर अदालत को वो दरख्वास्त दे सकता है कि मैं बीमारी की वजह से या किसी डेथ की वजह से या कहीं बैरून मुल्क होने की वजह से या किसी भी वजह से मैं नाकाम रहा तो लिहाजा टाइम बढ़ाया जाए। अदालत जो है वो उस एप्लीकेशन को कबूल कर सकती है और उसके ऊपर टाइम को बढ़ा सकती है। सेक्शन 149 के तहत कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी को पूरा करने का हुक्म दे सकती है। किसी मुकदमे में एक मखसूस कोर्ट फी शामिल की जानी थी, पार्टी ने मुद्दई ने वो कोर्ट फी शामिल नहीं की या अगर की है तो वो कम है तो अदालत सिर्फ इस बुनियाद पर मुकदमे को खारिज नहीं करेगी बल्कि 149 के तहत जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने का हुक्म सादर करेगी। सेक्शन 150 है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। Save as otherwise provided where the business of any court is transferred to another court. The court to which the business is so transferred shall have the same power and shall perform the same duties as those respectively conferred and imposed by or under this code upon the court from which the business was so transferred. बहुत सरल बात है। बाज़ बात किसी एक अदालत के रूबरू जो कार्रवाई की जा रही है या होनी थी, मुकदमा दायर होना था या किया गया है, उसको दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है। जिस अदालत के पास वो मुकदमा मुंतकिल होगा उसको वही इख्तियारात हासिल होंगे कि जो पहले वाली अदालत जिसके पास मुकदमा दायर हुआ या होना था उसको हासिल होते, वही सारे इख्तियारात इस अदालत को हासिल होंगे। सेक्शन 151 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और ये इनहेरेंस पावर ऑफ द कोर्ट के मुताल्लिक है। इनहेरेंट पावर्स या स्वाबदीदी इख्तियारात, स्वाबदीदी इख्तियार, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज affect the inherent power of the court to make such order as may be necessary for the end of justice or to prevent abuse of the process of the court। कि इंसाफ तक पहुंचने के लिए या कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज होने से बचाने के लिए अदालत स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है कि जो चीज एक्सप्रेसली इस कोड में मौजूद ना हो लेकिन अदालत उसको इंसाफ तक पहुंचने के लिए वो ऑर्डर देना जरूरी हो, ये उसके स्वाबदीदी इख्तियारात है अंडर सेक्शन 151। इसी तरह सेक्शन 152 जो है कि अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर, ये किसी फैसला, डिग्री या हुक्म में तरमीम के लिए है, लेकिन इसमें क्लरिकल और ऑर्थोमेटिकल मिस्टेक्स जो हैं जजमेंट में वो क्लैरिफाई होंगे। ऐसा नहीं होगा वो उसको जो है वो उसमें तरमीम की जाएगी अमेंडमेंट। ये नहीं कि वो थीम ऑफ द जजमेंट और डिग्री ही चेंज कर दिया जाए, उसका जो है वो नोयत नेचर ही तब्दील हो, बल्कि कोई क्लैरिकल मिस्टेक वगैरह है तो उसमें वो या कोई ऐसा है हिस्सों का मसला कि आप लिखा था 1997 उसको लिखा गया 1979 हो गया, आगे पीछे हो गया, ये दुरुस्ती का मामला है, ये अदालत कर सकती है। 2000 लिखना था 2000 की बजाय 200 लिखा गया, ऑटोमेटिकल मिस्टेक है, इसको करेक्ट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, या कहीं जजमेंट में क्लरिकल मिस्टेक आ गई उसको करेक्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 152। ये तो वो थी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सीपीसी की। इसमें कुछ प्रोसीजर और कुछ सब्सटेंटिव सेक्शंस थी कि जिनमें कोई रिमेडी या दादरसी दी गई है। अब हम चलते हैं आगे सीपीसी में उसकी फर्स्ट शेड्यूल की तरफ।
इसमें वो सारा प्रोसीजर बयान किया गया है अब कि कैसे मुकदमा दायर होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फिर मुदायरे को कैसे तलब किया जाएगा, वो आके क्या करेगा, अगर वो ना आए, पूरा प्रोसीजर किसी मुकदमे में जो होता है वो सारा प्रोवाइड किया गया है। हम तफसील से एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले इसका है ऑर्डर 1। यानी हुक्म एक, और अब इसका हुक्म का कायदा एक होगा। ऑर्डर 1 है पार्टीज टू सूट। पार्टीज टू सूट ऑर्डर 1 का जो रूल है या कायदा है, रूल 1 हम देखते हैं कि हु में बी जॉइन एज प्लेंटिफ, कौन शख्स मुद्दई हो सकता है, जो all persons may be joined in one suit as plaintiff in whom any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or service or series of acts or transaction is alleged to exist, whether jointly, severally or in the alternative, where if such person brought separate suit, any common question of law or fact would arise। ये कहते हैं ऑर्डर 1 रूल 1 कि कौन शख्स बाजुमरा मुद्दई शामिल हो सकता है। अगर कोई एक सब्जेक्ट मैटर है या कोई सेम नोयत का एक्ट है जिससे एक से ज्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वाला गलम करना करें, बल्कि वो इकट्ठे जॉइंटली मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें जो ऑर्डर 1 है इसमें पार्टीज के मुतल्लिक ही है। अब ये तो वो हो गया इकट्ठे, यही ऑर्डर 1 चल रहा है, रूल इसका आ गया 2। कोर्ट का इख्तियार है कि वो सेपरेट ट्रायल का, अलग अलग ट्रायल का हुक्म दे सकती है। वेयर इट अपीयर द कोर्ट दैट एनी जॉइनर और प्लेंटिफ मे embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiff to their election or order separate trial or make such other order as may be expedient। अदालत को जब ये पता चलता है या बावर करती है अदालत कि कोई एक मुद्दई मुकदमा के ट्रायल को प्रोलॉन्ग कर रहा है, डिले कर रहा है, तो अदालत उसके अलग ट्रायल करने का हुक्म दे सकती है। नेक्स्ट है इसी का ऑर्डर 1 ही चल रहा है, रूल 3 कि कौन शख्स बाजुमरा मुद्दा अलय शामिल हो सकता है। मुद्दा अलय है वो शख्स कि जिससे कोई दादरसी आपको चाहिए हो, जो आपका जिसके पास कोई आपका राइट हो, हक हो, आप उससे लेना चाहते हैं, उस शख्स को आप बाजुमरा मुद्दा अलय शामिल कर सकते हैं। अगर 1, 2, 4, 10 लोगों को आपने बाजुमरा मुद्दा अलय शामिल किया, तो अदालत जो है रूल 4 ये कहता है कि किसी एक के खिलाफ या सब के खिलाफ जजमेंट डिग्री या हुक्म दे सकती है। यानी 4 लोगों के खिलाफ आपने किया, एक के खिलाफ नहीं बनता, 3 के खिलाफ अदालत डिग्री दे देगी आपको। 3 के खिलाफ नहीं बनता, 1 के खिलाफ बनता है आपका राइट, अदालत 1 के खिलाफ आपको डिग्री दे देगी। ऑर्डर वही वक्त चल रहा है, रूल 5। रूल 5 ये कहता है कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्स। जो कुछ मुद्दई ने मांगा है, जरूरी ये नहीं है कि मुद्दा अलय भी साहब उसमें जो है वो इंटरेस्टेड हो। It shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him। जो कुछ मांगा गया है वो जरूरी नहीं कि हर एक मुद्दा अलय के मुतल्लिक हो, या कोई एक मुद्दा अलय है तो दावे में जितनी चीजें मांगी गई हैं ये भी कोई जरूरी नहीं है वो कि वो सारी उसके मुतल्लिक हों। और इस जो है ऑर्डर 1 जो है इसके आगे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको हम देख लेते हैं। मिसजॉइनर एंड नॉन जॉइनर।
6, 7, 8, ये हम अब इसको शुरू करते हैं ऑर्डर 1 रूल 9 से। रूल 9 है मिसजॉइनर एंड नॉन जॉइनर। और नॉन जॉइनर। Misjoiner or non-joiner, order 1, rule 9. No suit shall be defeated by reason of the misjoiner or non-joiner of parties, and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regard the right and interest of the parties actually before it. ये सेक्शन ये कहती है कि कोई मुकदमा इसलिए डिफीट नहीं होगा या खारिज नहीं किया गया कि किसी शख्स को गैर जरूरी तौर पर मुकदमा में शामिल किया गया है या किसी शख्स को शामिल किया जाना था लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। मिसजॉइनर ऐसा शख्स हुआ कि जो फ्री के मुकदमा नहीं होना चाहिए था, गैर जरूरी तौर पर बनाया गया। और नॉन जॉइनर वो है कि जिसको फ्री के मुकदमा होना चाहिए था लेकिन उसको नहीं बनाया गया। ये मिसजॉइनर और नॉन जॉइनर मुकदमा को डिफीट नहीं कर सकते। एट एनी टाइम किसी मिसजॉइनर को मुकदमा से निकाला जा सकता है और नॉन जॉइनर को मुकदमा में शामिल किया जा सकता है। Order 1, Rule 10. Suit in name of wrong plaintiff. Suit in name of wrong plaintiff. Where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and that is necessary for the determination of the real matter in dispute, so to do, order any other person to be substituted or added as plaintiff upon such term as the court think just. अदालत किसी भी मुकदमा के मराले पर ये समझती है कि किसी गलत शख्स की तरफ से मुकदमा किया गया है जिसका कोई राइट तो नहीं बनता लेकिन उसने मुकदमा कर दिया, तो अगर तो वो मुकदमा विद बोनाफाइड इंटेंशन हुआ है, नेक नियति से किया गया है, तो अदालत जो उसका ज़रूरी फरीक है उसको बनाने का हुक्म दे सकती है, मुद्दई की फरिस्त में भी मुद्दई की फरिस्त में भी। No person shall be added as plaintiff suing without a next friend of the as the next friend of a plaintiff under the disability without his consent। यही जो है वो रूल ये कहता है नो, बल्कि इसका ऑर्डर 10 रूल 1 हुआ था, ऑर्डर 1 रूल 10(1) ये हमने पढ़ा। अब 10(2) पढ़ते हैं कि अदालत किसी भी मरहले पर किसी को पार्टी बना सकती है या उसको स्ट्राइक आउट कर सकती है, फ्रीक बना सकती है या फ्रीक खारिज कर सकती है। 3 इसका ये कहता है कि जो कोई डिसेबल है तो वो विद नेक्स्ट फ्रेंड वो फ्रीक बन सकता है, चाहे मुद्दई के जुमरा में हो चाहे मुद्दाले के जुमरा में हो। और 4 है कि जब कोई मुद्दाले बनाया जाएगा तो फिर दावे को तरमीम किया जाएगा, दावे को तरमीम किया जाएगा।
और 5 इसमें जो है वो है लिमिटेशन के मुताल्लिक है कि जब किसी शख्स को आप ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत 10(2) के तहत फरीक़े मुकदमा बनाते हैं, उसके खिलाफ लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगी? लिमिटेशन उसी डेट से जब आपने मुकदमा किया तो उसमें जो लिमिटेशन थी कि आपको 10 रोज पहले पता चला, 1 महीना पहले पता चला, 2 महीने पहले पता चला, उससे आपने वो मुकदमा किया। लिहाजा जिस शख्स को आप फरीक बना रहे हैं उसके खिलाफ भी लिमिटेशन उसी डेट से शुरू होगी। वो लिमिटेशन आपने विद इन टाइम उसको फरीक नहीं बनाया, इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसके अगेंस्ट लिमिटेशन स्टॉप हो गई है, बल्कि लिमिटेशन वहीं से शुरू होगी। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने फरीक़े मुकदमा बज़ुमरा मुद्दाइल जिस शख्स को बनाना चाहिए था, नेसेसरी पार्टी थी, उसको नहीं बनाया, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर यानी नॉन जेंडर है ये कि जो नेसेसरी पार्टी थी वो नहीं बनाई आपने, मैं इस बुनियाद पर मुकदमा खारिज नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको पार्टी बनाएंगे तो उसको समन किया जाएगा, तलब किया जाएगा कि वो आए और अपना जवाब पेश करे। तो अगर वो समन जब किया गया तो लिमिटेशन उसकी वहां से शुरू हुई जब इब्तिदाई आपने मुकदमा दायर किया, उसको फरीक नहीं बनाया, उसके अगेंस्ट भी लिमिटेशन उस डेट से शुरू हो गई थी। तो अगर वो टाइम बार्ड है तो वहां पर भी फिर ये लिमिटेशन एक्ट का जो वो इतलाक होगा, तो इसकी सेक्शन 22 लिमिटेशन एक्ट की जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब इसके जो 11, 12, 13 जो रूल्स हैं इनको छोड़ के हम ऑर्डर 2 की तरफ चलते हैं। ये ऑर्डर जो 2 है, ऑर्डर 2 रूल इसका 1, ऑर्डर 2 रूल 1 फ्रेम ऑफ द सूट। Frame of the suit. Every suit shall be as far as practicable be framed so as to afford ground of final decision upon the subject in dispute and to prevent further litigation concerning them. ये सेक्शन ये कहती है, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो डिस्प्यूट है, तनाज़ा है फरीकैन के माबैन, तो वो उस केस के अंदर जो तनाज़ा है वही उसके फ्रेम होना चाहिए। अदरवाइज कोई ऐसी चीज ना हो जिससे लिटिगेशन बढ़े, बल्कि लिटिगेशन को प्रिवेंट करने के लिए वही चीज, वही तनाज़ा जो फरीकैन के माबैन है वही होना चाहिए। अब वो क्या हो, ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहता है कि होल क्लेम उसमें आना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप पार्शली करें और पार्शली फिर मुकदमा करें। इससे मना किया गया कि इस चूंकि जो रूल 1 था वो यही था कि फ्रेम ऑफ द सूट, जो तनाज़ा आपके दरमियान में है उसको हर सूरत में होना चाहिए। और रूल 2 इसका ये कहता है कि पूरा क्लेम उसके मुताल्लिक जितना होगा वो आपने करना होगा। ये नहीं होगा कि पार्शली आज कर लें, पार्शली 5 साल के बाद, पार्शली 10 साल के बाद। जो जो कुछ मांगना है ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहता है कि सारा उसमें आपने मांगना होगा, इंक्लूड करना होगा। और अगर आपने इसमें से कोई चीज रिलीफ जो है ओमिशन किया, अ पर्सन इंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इज respect of the same cause of action may sue for all or any of such relief, but if he omit except with the leave of the court to sue for all such relief, he shall not afterward sue for any relief so omitted। कि एक आदमी ने मुकदमे में 2, 3, 4 रिलीफ मांगे, लेकिन अदालत की इजाजत से उसने कोई 2 छोड़ दिए, एक के ऊपर ही मुकदमा जारी रखा। बाद अज़ां वो जो उसने छोड़ दिए थे मांगना,
उनको दोबारा तलब नहीं कर सकता। ये कहता है ऑर्डर 1 रूल 3। और रूल 4 ये कहता है कि ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी या जायदाद मनकूला के लिए चंद जो क्लेम्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, क्लेम फॉर मेंस प्रॉफिट और अरेस्ट ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम और एनी पार्ट देयर टू। जब कोई जायदाद या गैर मनकुला जायदाद मसलन अराजी का मुकदमा करता है तो उससे जो रेंट प्रॉफिट वगैरह आते हैं उसको भी साथ क्लेम कर सकता है। क्लेम फॉर डैमेजेस, नुकसानात जो हुए उसके वो भी साथ क्लेम कर सकता है। और ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड, कि कोई अग्रीमेंट हुआ था फ्रीकेन के माबेन में, उस अग्रीमेंट को किसी ने ब्रीच किया तो वो भी मुद्दई वो तलब कर सकता है। और क्लेम इन विच द रिलीफ साट इज बेस्ड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन, कि किसी बिनाए दावा के ऊपर है जो क्लेम है उसका, जो कुछ वो मांग रहा है वो उसके ऊपर बेस्ड करता है, उसको भी मांगेगा। ये सारी चीजें ऑर्डर 2 रूल 4 के तहत है। और अब हम ऑर्डर 3 की तरफ जाते हैं। ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 कहते हैं कि रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट and pleaders। ऑर्डर 3 रूल 1। रूल 1 ये कहता है कि अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय प्लीडर। कोई शख्स अदालत में जो मुकदमा करेगा या जिसके खिलाफ मुकदमा होगा, फ्रीकेन में से कोई भी शख्स या तो असालतन अज खुद हाजिर हो सकता है या मुख्तारतन बाजरिया किसी एजेंट मुख्तार के वो हाजिर हो सकता है, या वकालतन या बाजरिया वकील प्लीडर वो पेश हो सकता है। ऑर्डर 3 रूल 1 ये कहता है। ऑर्डर 3 रूल 2, रूल 2 ये कहता है रिकॉग्नाइज एजेंट से मुतल्लिक है। द रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ पार्टीज बाय होम सच अपीयरेंस एप्लीकेशंस एंड एक्ट्स मे बी मेड और डन और person holding power of attorney authorizing them to make and to such appearance applications and act on behalf of such parties and persons carrying on trade or business or for and in the name of parties not residing within the local। recognize agent कौन होगा कि जिस शख्स को किसी फ्रीक ने पार्टी ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ दैट उसके बिहाफ के ऊपर कोई एक्ट कर सकता है या कोई अपीयरेंस कर सकता है, कोई एप्लीकेशन दे सकता है, दावा दे सकता है, जवाब दावा दाखिल कर सकता है वगैरह वगैरह, दैट इज रिकॉग्नाइज एजेंट। ऑर्डर 3 रूल 3, रूल 3 ये कहता है कि सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट। ऑर्डर 3 रूल 3 कि process served on the recognized agent of a party shall be as effectual as if the same had been made or served by the party। के सर्विस ऑफ नोटिस जो होगी, समन की तामील मुख्तार से या मुख्तार के जरिए होना का मतलब ये होगा कि जैसे फ्रीक से या पार्टी से करवाई गई है। और सेक्शन यही ऑर्डर 3 रूल 4 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, वकील की तकर्री। ये रूल 4 वकील मुकर्रर करने का इख्तियार देता है किसी भी फरीक को।
और इसी तरह इसका रूल 5 है कि सर्विस ऑफ समन ऑन प्लीडर, उसका भी मतलब यही है कि प्लीडर से नोटिस की तामील या वकील से करवाई गई, मीनिंग देयर बाई के पार्टी ने खुद की, सेम चीज है वो। इसी तरह अब हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं, ऑर्डर 4। ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, दावा की दायरी से मुतल्लक। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ऑर्डर 4 रूल 1। रूल 1, सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, दावा जो सूट जो होगा वो अर्जी दावा की सूरत में होना चाहिए। एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, कि कोई भी मुकदमा अर्जी दावा उस अदालत में पेश करके दायर किया जाएगा कि जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वो दायर करने का इख्तियार दिया गया है उसके रूबरू। और एवरी प्लेंट शेल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन इन ऑर्डर 6 and 7 so far as they are applicable। आगे हम ऑर्डर 6 और 7 पढ़ेंगे, उनमें जो रूल है उनके मुताबिक वो होना चाहिए। जब वो दावा दायर होगा तो अदालत का एक रजिस्टर होगा। ऑर्डर यही 4 रूल 2 ये कहता है कि रजिस्टर ऑफ द सूट्स, रजिस्ट्रार ऑफ द सूट, अ कोर्ट शेल कॉज द particulars of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the register of civil suit। कि अदालत में जब कोई दावा दायर होगा तो अदालत उसका इंदराज एक रजिस्टर के ऊपर करेगी, जिस रजिस्टर को सिविल मुकदमात का रजिस्टर कहा जाएगा, जो इस मकसद के लिए उन्होंने रखा होगा। रूल 5 की तरफ हम आते हैं। ऑर्डर 5 है इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन। 5 इश्यू, ऑर्डर 5 इश्यू ऑफ सर्विस ऑफ समन। समन कैसे होगा? ये सिंपल सी बात है। जब पिछला ऑर्डर 4 हो गया कि दावा दायर होगा अदालत के अंदर, किस अदालत में? जिस अदालत को, जिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया गया है वो दावा दायर करने का, उसके रूबरू जब हुआ, उसके बाद सीधी बात है कि दूसरी पार्टी को तलब किया जाएगा, मुद्दाए को। ये ऑर्डर 5 इसके मुतल्लिक है, मुद्दाए की तलबीक के मुतल्लिक, कि उसको समन किया जाएगा और तलब करके उसको कि वो अदालत में हाजिर हो और अपना क्लेम वो अदालत के रूबरू पेश करे। जो मुकदमा मुद्दई ने दाखिल किया, ऑर्डर 5 रूल 2 ये कहता है कि उसकी कॉपी उस समन के साथ अटैच होनी चाहिए, वो उसको भेजी जानी चाहिए। और यही ऑर्डर 5 रूल 3 है कि अदालत किसी मुद्दई या मुद्दाए को इन पर्सन हाजिर होने का हुक्म दे सकती है। और अगर कोई ऐसी पार्टी है कि जो अदालत की हदूद से बाहर है, उसको अदालत इन पर्सन हाजिर होने का हुक्म नहीं देगी, लेकिन कुछ लिमिट्स के ताबे उसको भी दे सकती है। ये जो है वो ऑर्डर 5 समनिंग के मुताल्लिक है कि मुद्दाए को कैसे तलब किया जाएगा और सर्विस ऑफ समन तरीकाकार क्या होगा। पोस्टल एड्रेस के ज़रिए होगा, सबसे पहले कि नोटिस के ज़रिए से होगा। नोटिस की अगर तामील नहीं होती तो फिर डोल पीट के हो सकता है, फिर 2 परता नोटिस हो सकता है, रजिस्ट्री की सूरत में हो सकता है, और बाज़रिया इश्तिहार अखबार भी हो सकता है। ये सारे तरीक़ाकार इसमें मौजूद हैं ऑर्डर 5 में। ये ऑर्डर 5 कम्प्लीटली तलबी के लिए है किसी शख्स की, डिफेंडेंट की, कि जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया हो। अब नेक्स्ट हम ऑर्डर 6 की तरफ चलते हैं। ऑर्डर 6 है प्लीडिंग के मुताल्लिक या मुकदमा, ये जो दावा जवाब दावा
उनके मुतालिक है। ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 है प्लीडिंग जनरली, और ऑर्डर 6 रूल 1 ये प्लीडिंग की डेफिनेशन कर रहा है कि व्हाट मींट बाय प्लीडिंग। प्लीडिंग के लिए वो कहता है कि प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग से मुराद दावा और जवाब दावा है, प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग में दावा और जवाब दावा शामिल होगा। नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 6 रूल 2 कि प्लीडिंग के अंदर आपको एविडेंस शामिल नहीं करनी, उसके अंदर फैक्ट होने चाहिए, शहादत उसके अंदर नहीं। जो जो वाकयात हैं मुकदमे के तो वो सारे उसके अंदर लिखे जाने चाहिए, बट नॉट एविडेंस, शहादत को उसके अंदर लिखा नहीं जा सकता। इसी तरह ऑर्डर 6 और रूल उसका 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, रूल 3 फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, फॉर्म इन अपेंडिक्स ए विन दी applicable and where there are not applicable form of the like character as necessary as may be shall be used for all pleadings. Particular to be given where necessary. Rule 4 ऑर्डर यही 6 चल रहा है। रूल 4 कहता है कि in all cases in which the party pleading relies on any misappropriation, fraud, breach of trust, willful default or undue influence, and in all other cases in which particular may be necessary beyond such as are exemplified in the form aforesaid, particular with date and time item in necessary shall be stated in the pleading. तो इसमें वो पर्टिकुलर्स जो होंगे वो देने होंगे, प्लीडिंग का हिस्सा बनाना होगा। ये जो ऑर्डर 6 है वो मुकम्मल तौर पर दावे के जो दावा जवाब दावा उनके मुताल्लिक है कि वो कैसे होने चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो ऑर्डर है ऑर्डर 7 ऑर्डर 7 जो है वो प्लेंट या दावा के मुताल्लिक है। पहले प्लीडिंग आ गया, प्लीडिंग में दावा या जवाब दावा। अब खालिस्तान हम ये देखेंगे कि दावा किस ऑर्डर के तहत होता है। हमने ऑर्डर 1 जो पढ़ा, ऑर्डर 1 वो था कि कौन शख्स दावा कर सकता है और किस शख्स के खिलाफ दावा हो सकता है। दूसरा जो ऑर्डर था वो हमने पढ़ा कि फ्रेम ऑफ द सूट, दावे में क्या चीज होगी, दावा कैसे होता है, क्या फ्रेमिंग दावे की कैसे होगी। नंबर 3 था कि वो किसके जरिए से या कोर्ट के सामने कौन हाजिर हो सकता है, बंदा खुद हाजिर हो सकता है, उसका ऑथराइज एजेंट हो सकता है या वकील हो सकता है। नंबर 4 ये था कि दावा दायर कहां पर होगा, और जब दायर होगा तो फिर ऑर्डर 5 उसके लिए है कि समनिंग कैसे होगी, तलब कैसे किया जाएगा, तलबी का तरीकाकार। इसी तरह जब ऑर्डर 6 हमने पढ़ा वो उसमें जितने भी रूल्स हैं वो प्लीडिंग से मुताल्लिक हैं, दावा जवाब दावा के मुताल्लिक, दावे में क्या होना चाहिए, जवाब दावे में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑर्डर 7 है इसको हम ये सूट्स के मुताल्लिक, अर्जी दावा के मुताल्लिक है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कंप्रीहेंसिवली देखेंगे इसको। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। हमारा ये लेक्चर सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ इसको समाअत कर सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। बराह रास्त क्वेश्चन करने के लिए सिटी लॉ कॉलेज रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। वस्सलाम, अल्लाह हमारा आमीन नासर।